मॉम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया उसका यूं मेरे बाल छूना और इतना फ्रैंक होना। महानूर जो गुस्से से टहल रही थी होटल रूम में, नाइमा के कमरे में आते ही उनके कहने से पहले ही कुछ उन पर ही बात उलट कर बोल दी थी। ये क्या बेवकूफ़ी की तुमने महानूर, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जहालत का सबूत दोगी। नाइमा बेगम ने सिरे से उसकी बात इग्नोर की और अपनी कही और महानूर को शर्मिंदा करना चाहा। पर मॉम, उसने कहने के लिए लब खोले ही थे कि वो दोबारा बोल उठी। पागल लड़की, शोबिज में इस तरह की फ्रैंकनेस कॉमन है, गलत मत लिया करो। गलती तुम्हारी नहीं, उन जाहिलों की है जिनके साथ तुम्हारा इतना वक्त गुजरा है। महानूर, तुम्हें ग्रूम होने की ज़रूरत है मेरी जान। नाइमा बेगम ने बजाय उसकी बात का जवाब देने के उल्टा सारा इल्ज़ाम हवेली वालों पर थोप दिया। नाइमा बेगम की बात पर उल्टा वो शर्मिंदा हुई और बोली, पर मॉम मुझे अच्छा नहीं लगा उसका यूं छूना और गंदी नज़रों से देखना। अब के महानूर की आवाज़ में वो शिद्दत नहीं थी और ना गुस्से का आंसर जो पहले नजर आ रहा था, बल्कि अब तो वो अपनी बात कह रही थी सफाई देने वाले अंदाज में। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई गलती सरजद हुई हो उससे, या वहाँ फील करने के लिए वो ऐसा मजबूर थी क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ उसका उठना बैठना था सब उसी वजह से हुआ। उफ, इस तरह ना सोचो, ना याद करो उस वक्त को जब तुमने खुद कहा था मुझसे कि तुम्हें मेरी तरह हीरोइन बनना है। याद है वो दिन? नाइमा ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा। मानूर उनके पुरजोश अंदाज पर जल्दी से बोली, हाँ मॉम, मुझे बनना है बिल्कुल आपकी तरह हीरोइन। अब के नाइमा बेगम खुल के मुस्कुराई थी। थैंक यू मेरी जान, हाँ ज़रूर बनोगी तुम हीरोइन, बस थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ। किसी के ज़रा से छूने से तुम गंदी थोड़ी हो जाओगी। बस अच्छा ना लगा तो नरमी से मुस्कुरा कर उससे दूर हो जाओ, गैर महसूस अंदाज में। आई समझ मेरी बात? अब वो उसे बेड पर बिठाए, उसका सर अपनी गोद में रखे नरमी से उसके बालों में हाथ फेरती, उसे शोबिस की बारीक बीनियां समझा रही थी। कुछ समझती और कुछ ना समझती, उस माँ के नर्म लम्स पर उसकी आंख लग गई। महानूर पुरसकून होकर सो चुकी थी। महानूर को तो बस माँ के लम्स ने पुरसकून किया। काश नाइमा को एहसास होता वो कितना इस एहसास को तरसी हुई है। जो नाइमा उसे बता रही है वो सही, बाकी सब गलत था उसकी नज़र में। उसका मासूम चेहरा देख उसकी माँ ने माथा चूम कर उसका सर तकिए पर रखा और खुद आकर दूसरी तरफ लेट गई। उसके चेहरे पर छाई खुशी का अंदाजा न था। आगे उसकी माँ उसे किस रास्ते पर लेकर जा रही थी, जिस माँ को वो शजर समझ रही थी। क्या वाकई उसकी ममता की छाँव में रहेगी महानूर, या उसे कहीं और पहुंचा देगी उसकी माँ? हर बात से बेखबर महानूर पुरसकून सो रही थी। आने वाला वक्त क्या लाने वाला था उसकी ज़िंदगी में, वो बिल्कुल बेखबर थी और बेफिक्र भी कुछ हद तक, क्योंकि उसने सब कुछ माँ पर जो छोड़ रखा था। उसे अब अपनी माँ के इश्क पर यकीन था, वही उनका असल और सच्चा इश्क था। सुमन थकी थकी सी निढाल घर पहुंची ड्राइवर के साथ, जबकि अजलान शाह को रात में ही घर जाना पड़ा क्योंकि पेशेंट के पास एक अटेंडेंट अलाउ था। सोनू अभी भी अस्पताल में था। सुमन की कॉल पर मरीना बेगम आ गई थी। उनको वहीं छोड़कर सोनू के पास वो घर आई थी कपड़े चेंज करने। अभी सुमन ने थके कदमों के साथ लाउंज में कदम रखा ही था कि एक चिंगारती आवाज़ ने उसका इस्तकबाल किया। ये क्या हरकत थी तुम्हारी? हाँ बोलो। समरीन बेगम, अजलान शाह की माँ, नीनू का बाजू थामे तुंद लहजे में पूछ रही थी। वो डरी सहमी बस आंखें खोले उनका मुंह तके जा रही थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि उनका गुस्सा मजीद बढ़ा और वो चिंगारती हुई दोबारा बोली, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी बाप के कमरे पर जाकर दस्तक देने की? मर रहा था तुम्हारा भाई। हाँ, रो ही तो रहा था, मर तो नहीं गया था। वो इस तरह उस मासूम को झटके दे रही थी जैसे रबड़ का कोई खिलौना हो वो। दादो, वो नीनू उनके झिंझोड़ने पर बौखला गई। बोला नहीं जा रहा था उससे। मेरे बेटे का सकून आराम तबाह कर दिया है तुम बच्चों ने, ज़रा सी बात समझ नहीं आती तुम लोगों को। उनका लहजा इतना खतरनाक था कि सुमन से हजम नहीं हुआ, वरना ऐसा लग रहा था जैसे कान के पर्दे फटने लगे हों उसके। इस तरह का रवैया कोई अपनी मासूम बच्ची के साथ कैसे रख सकता था? सुमन तो हैरान थी। रात तक वो सिर्फ अजलान शाह को इन हालात का जिम्मेदार समझ रही थी, पर इस वक्त पता चला कि यहाँ आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। सबको सुधरने की ज़रूरत है। वो हमारी आनी वहाँ, नीनू ने सिसकते हुए कहा था। चुप, एक लफ्ज़ भी मत बोलना, सामने से बकवास करेगी तू। तुम्हारी आनी वहाँ थी तो क्या? क्या तुम्हें उन्हें डिस्टर्ब करने का परमिट मिल गया है? अभी तुम्हारी अकल ठिकाने लगाती हूँ, समरीन बेगम गुस्से से बोली। इससे पहले कि वो नीनू पर हाथ उठाती, सुमन उनका हाथ थाम गई। हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? सुमन की आंखों में शोलों की सी लपक थी। उनका हाथ बेदर्दी से झटका था उसने, जिससे उनका पूरा वजूद हिल गया था।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? जानती नहीं हो क्या मुझे? समरीन बेगम गुस्से से बोली। जान ही तो गई हूँ, तुम सब इंसान की खाल में जानवर हो। बेटा किस पर गया है आपका? खूब समझ गई हूँ और अच्छी तरह जानती हूँ कि कैसे ठीक करना है आप सबको। उससे ज्यादा तेज आवाज सुमन की थी। नीनू का हाथ थाम कर वो जाने लगी। उसी लम्हे अजलान शाह नीचे उतरा, जिसे देखकर माँ ने बैन करना शुरू कर दिया। देखो तो सही तुम्हारी बीवी का हाल, पहले दिन ही आते तुम्हारी माँ पर हाथ उठा दिया इसने। ये तो अच्छा हुआ बर वक्त मैंने रोक लिया। मैंने सिर्फ इतना कहा, नीनू ने बाप को डिस्टर्ब क्यों किया? जिस पर तुम्हारी नई बीवी ने। वो तकलीफ की शिद्दत से बोल रही थी। उस लम्हे सुमन को वो औरत मक्कार तरीन लगी थी। समझती क्या हो खुद को? मेरी माँ के साथ बदतमीजी करोगी तुम? उसी लम्हे वो गुस्से से आगे बढ़ा। नीनू ने सुमन की टांगों में मुंह छुपा लिया। थर थर कांपना नीनू का उसे सब समझा गया। किस तरह के खेल इस घर में खेले जाते हैं। जिसकी भेंट उसकी बहन चढ़ गई थी और उसके बच्चे भी इस खेल की भेंट चढ़ते रहे हैं। मैं खुद को आपकी बीवी, इन बच्चों की माँ समझती हूँ। हाथ उठाने की गलती मत कीजिएगा अजलान शाह। अभी तुम्हारी माँ का उठा हुआ हाथ झटका है, जिसकी वजह से वो अब तक जलजलों की झटकों की जद में है। जो भूल बैठी हैं कि उन्होंने नीनू पर हाथ उठाया था और मैंने उनका हाथ पकड़ा था रोकने के लिए, ना कि मैंने इन पर हाथ उठाया। सुमन की कही बात पर अजलान शाह के कदम थमे और वो बेयकीनी से अपनी माँ की तरफ देखने लगा, जबकि वो अब तक हैरान थी कि सुमन किस तरह बगैर डरे लम्हों में अपनी बात कह गई थी। ये झूठ बोल रही है अजलान मेरे बेटे, वो तड़प कर बोली, क्योंकि अपने लाडले बेटे की आंखों में बेएतबारी देखना उनकी बर्दाश्त से बाहर था। अब ये आप दोनों का मसला है, जो मालूम करूं कौन सच्चा है कौन झूठा। मुझे देर हो रही है, कपड़े बदल कर सोनू के पास भी जाना है वापस। सुमन कंधे उचकाकर बोली और नीनू का हाथ थाम गई। और हाँ मिस्टर अजलान शाह, इस सर्कस में मेरा रहने का कोई इरादा नहीं। गवर्नमेंट ने आपको रेजिडेंसी यकीनन दी होगी, अब हम वहीं आपके साथ रहेंगे। ये महल इन्हीं को मुबारक हो। जल्दी इंतजाम करें हमारे वहाँ रहने का। वो दो टोक कहती दोनों को हक्का बक्का छोड़ गई। अजलान ने कोई जवाब दिया ना उसका जवाब सुनने के लिए सुमन ने इंतजार किया, बल्कि अपनी कहती चलती बनी। पीछे से सास उसकी चीखती बोल रही थी, ऐसे कैसे जा सकती है? इतनी हिम्मत इसकी कि पहले दिन ही आते हुक्म जारी कर दे। 2 टके की लड़की। इससे ज्यादा वो सुन नहीं सकी, क्योंकि सीढ़ियां चढ़ चुकी थी वो। अब सास की आवाज उसकी समातों से दूर थी, नीनू को थामते हुए। जब नीनू की तरफ उसने देखा, वो अब खुल के मुस्कुरा रही थी। पहले उसे उसके कमरे में ले गई, जहां तानिया सुकून से सो रही थी अपने बेड पर। सुमन ने उसके बेड पर उसे खड़ा किया। उसी लम्हे नीनू ने उसका हाथ थामा। वो हैरत से पलटी और सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। उसी लम्हे नीनू ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसका चेहरा थाम लिया और उसे चूमने लगी। सुमन हैरान हुई उसके इस अंदाज पर। आनी आप बहुत अच्छी हो, मैं डर गई थी पापा आपको मारते दादो के कहने पर। तो वो अपनी आनी को प्यार कर रही थी। डोंट वरी आनी की जान, अब आपकी दादो डरेंगी आनी से। पहले किसका नंबर लगेगा मार खाने का, दादो का या पापा का? सुमन ने मजे से उसके गाल चूम कर कहा। आई लव यू आनी, नीनू ने कहा। लव यू टू माई जान, सुमन बोली। चलो शाबाश, जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर सोनू से मिलवाने ले चलूं तुम्हें। वो दुपट्टा बेड पर फेंक कर जल्दी जल्दी बोली, तो तानी को भी उठा दें आनी, वो भी सोनू से मिल लेगी। नीनू ने मशवरा दिया। बेसाख्ता सुमन का दिल खुश हुआ ये सोचकर कि नीनू को इतनी सी उम्र में भी अपनी बहन का एहसास है। ठीक है, चलो तानी को भी उठा दो। फिर सुमन ने दोनों को रेडी किया और उन्हें उनके कमरे में नाश्ता देकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोली। पहला लफ्ज जो उनके होंठों पर आया था वो मेरी धी कहाँ है? उसे लाओ, मेरी माँ नूर, मेरी नूर। फुफ्फो तड़प कर बोल रही थी। सब थे, पर वो एक न थी, और कोई कुछ भी कहने के काबिल भी ना था। सब बेबसी की मूरत बने खड़े देखते रहे। उनकी तड़प देखकर डॉक्टर ने उन्हें आराम का इंजेक्शन लगा दिया और वो नूर मेरी धी कहते कहते दोबारा गनूदगी में चली गई। सबकी आंखें नम हो गई थी उस लम्हे। 1-2 दिनों बाद उनका जहन कबूल कर गया, नूर नहीं है, वरना ज़रूर अब तक उनके सामने आ चुकी होती। ज़रमीने तो कब पाकिस्तान आई? उन्होंने पूछा। फुफ्फो, जिस दिन महानूर आपी हवेली छोड़ गई, ज़रमीना ने शर्मिंदगी भरे लहजे में कहा। वलीद से बोल मेरी नूर का पता करे कि कहाँ है वो, फुफ्फो ने इल्तजाइया लहजे में कहा। अब भी उनकी आंखें नम थीं। जी फुफ्फो, वो कोशिश कर रहे हैं। पहले आप सूप पी लें। वो उन्हें प्यार से पिचकारते सूप पिलाने लगी। सूप उनको पिलाकर उनका चेहरा साफ किया टिश्यू से। उसी लम्हे उसकी नज़र उनके हाथ में पहने कंगन पर गई। ये कंगन तुम्हारी कलाई में क्या कर रहा है ज़रमीने? ये तो वलीद की माँ का है ना? फुफ्फो ने हैरत से पूछा।
फुफ्फो, वो ज़रमीने की आवाज़ लड़खड़ाई। उसी लम्हे वलीद शाह जो रूम में दाखिल हुआ, उसने ज़रमीने को घूरा, कंगन उतार कर उसका हाथ थाम कर उसकी चौड़ी हथेली पर रखते हुए वो बोली, खुद ही फुफ्फो को बताएं कि ये मेरी कलाई में क्यों है। कभी वलीद शाह कंगन को देखता तो कभी फुफ्फो को, तो कभी ज़रमीनों को घूरते हुए। वो तो बस देखता ही रह गया। उफ, इस अजाब से तो जान छुड़ाऊं, क्या अजाब है ये। सुमन का इशारा अपना शादी के जोड़े की तरफ था जो कल रात से उसने पहना हुआ था। वो दरवाज़ा लॉक करके दुपट्टा एक तरफ फेंक कर बोली, कल रात उसे इतना सा भी वक्त नहीं मिला कि बदल सके कपड़ों को। दिन के 12 बज गए हैं। वो गुस्से से बुड़बुड़ाती चोली की जिप खोल गई। उफ, कपड़े तो निकाल लूं, फिर वॉशरूम जाकर बात लेती हूँ, ये थकन किसी तरह कम हो। वो हनूस बुड़बुड़ाते हुए खुद से बोली। अभी उसने अलमारी की स्लाइडिंग डोर को खोला कि वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और अजलान शाह बाथ गाउन में बाहर निकला। डोरी को मजबूती से बांधता उसकी नज़र सामने पड़ी सुमन पर गई, जो बौखलाकर बेड की तरफ बढ़ी ताकि दुपट्टा उड़ सके और अपने वजूद को उसकी नज़रों से बचाए। इससे पहले वो दुपट्टे तक पहुंचती, वो बर वक्त दुपट्टे को उसकी पहुंच से दूर कर गया। क्या बदतमीजी है ये, सुमन ने गुस्से से कहा। चोली का गला एक हाथ से आगे को थाम रखा था और उसके उसी हाथ पर वो हाथ रख गया। मियाँ बीवी में छोटी मोटी बदतमीजियाँ चलती रहती हैं, क्यों सुमन बीबी। वो उसका हाथ झटकना चाह रही थी, पर उसकी मजबूत गिरफ्त के आगे मज़ाहमत कमज़ोर थी। नहीं हूँ मैं आपकी बीवी, समझे, सुमन ने तेज़ लहजे में कहा। अच्छा, फिर नीचे इतने दबंग स्टाइल में क्यों बोली थी मेरी माँ से कि बीवी हो मेरी। अजलान ने लबों पर मुस्कुराहट सजाई। तबस्सुम को रोकते हुए वो बोला, पर उसके डिम्पल नुमाया थे जो कम ही किसी को नजर आते। वो हंसी जब्त कर रहा था। कुछ लम्हों के लिए उसे लाजवाब कर गया था वो। अजलान शाह, छोड़ें प्लीज़, वो तड़प कर बोली। मज़ाहमत अब भी जारी थी। बिल्कुल नहीं। झटके से वो उसका हाथ जुदा कर गया चोली के गले से। दूसरा हाथ ऑलरेडी उसके हाथ में था। सारे मंजर वाजे होते चले गए और वो मबहूत होकर उसे देखने लगा। शमन शर्म से पानी पानी हुई थी उस लम्हे। वो उसे दीवार से पिन कर गया। दूर हटें अजलान शाह, नफरत है मुझे आपसे, सुना आपने, वो गुर्राते हुए बोली। क्योंकि उस देवहेकल शख्स को दूर करना काफ़ी मुश्किल लग रहा था उसे। हो जाएगी मोहब्बत भी, नो प्रॉब्लम, आप ज़बरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ, सुमन उसको दूर करने की तगोदो में बोली। साथ साथ अपनी नफरत का इजहार करना भी नहीं बोली थी। वो पागल हो रही थी उसकी हरकतों पर। ये क्या हरकत है, वो गुस्से से बोला। बीवी हो तुम मेरी, नहीं हूँ तुम्हारी बीवी मैं, समझे। मुझ पर वक्त ज़ाया करने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड्स को टाइम दो, वो तड़प रही होंगी आपकी कुर्बत को, सुमन गुस्से से कहती अपनी सांस दरुस्त करने लगी। वो हैरान था इतनी मज़ाहमत पर। उस लड़की के हर अंदाज में जारहियत थी। अजलान शाह को ज़बरदस्ती की कुर्बत की तमन्ना नहीं थी, इसलिए हर बार उसे रिहाई देता और वो उससे दूर खड़ी हो जाती, उसकी पहुंच से दूर। तो क्या तुम्हें तमन्ना नहीं है मेरी, वो गंभीर लहजे में बोला। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, और हर उस जगह से जहाँ आप टच करते हैं ज़रा सा भी मुझे, समझे। नफ़रत है, शदीद नफ़रत है मुझे आपसे अजलान शाह, सुमन शदीद दुख और नफ़रत से मिले जुले एहसासात में बोली। उसका लहजा हथौड़े की मानित लगा था अजलान को। हक्का बक्का वो उसे देखने लगा। उसके शिद्दत से कहने पर वो वार्डरोब से अपने कपड़े निकालकर वॉशरूम की तरफ बढ़ी और वो उसे जाता हुआ देखता रह गया। मॉम, मुझे ठीक नहीं लग रहा ये ड्रेस। महानूर ने स्लीवलेस शर्ट और उस पर कैपरी पहनी थी, जिस पर मैचिंग हाई हील पहने वो शीशे में खुद को देखती अजीब सा महसूस कर रही थी, क्योंकि स्लीवलेस शर्ट एक छोटा सा टॉप था जो उसे हर तरह से वाजे कर रहा था। कुछ नहीं, यह आजकल का फैशन है। मुझे देखो, क्लब जा रहे हैं, वहाँ सब ने इसी तरह की ड्रेसिंग की हुई होगी, समझी तुम। यहाँ तुम्हें अजीब लग रहा है, वहाँ चलोगी तो सब की तरह कैजुअल लगेगा मेरी जान, नाइमा ने मगरूर लहजे में कहा। उसी लम्हे उसने अपनी माँ को देखा, जो ब्लैक स्लीवलेस गाउन में मलबूस, हाथ में मैचिंग क्लच लिए, हाई हील पहने, कहीं से भी उसकी माँ नहीं लग रही थी। ये बाल क्यों खोले हुए हैं तुमने महानूर, आओ इनका छोटा सा जूड़ा बना दूँ, कम ऑन, कुछ फैशन सेंस समझो महानूर, क्योंकि तुम इस फील्ड के लिए बनी हो और तुम्हें बहुत आगे जाना है। नाइमा की टोक और सरजनिश उसे शर्मिंदा कर गई। पर मॉम, महानूर ने कुछ कहना चाहा पर वो उसे टोक गई। देखो मेरी जान, शोबिस के कुछ उसूल होते हैं जिन्हें फॉलो करना पड़ता है, जिन्हें हम झुठला नहीं सकते। आज क्लब में सेलिब्रिटीज़ भी होंगे, लक बहुत मैटर करता है। वो चुप कर गई माँ की प्यार भरी डांट के आगे। वो उसका मैसी सा जूड़ा बना गई, जिससे उसके बरहना कंधे और वाजे होने लगे और उसका टॉप कुछ और नीचे कर गई खींच कर। परफेक्ट, ब्यूटीफुल मेरी जान, वो खुल के मुस्कुराई। जानती हो महानूर,
इन्हीं क्लब्स या पार्टीज में ही लड़कियां चूज होती हैं मॉडलिंग और हीरोइन बनाने के लिए। क्या तुम बहुत आगे तक नहीं जाना चाहती? वो प्यार से पूछने लगी। जी मॉम। वो शीशे से नजरें चुरा गई क्योंकि वहां बहुत कुछ उसका वाजे नजर आ रहा था, पर माँ की ब्रेन वॉशिंग की वजह से चुप कर गई। सुमन, तुम्हारी सास क्या कहकर गई है अभी? मरीना बेगम ने अस्पताल में उसे कॉरिडोर में थामा और बोली, अम्मी आप घर जाकर आराम करें, मैं हूँ अब सोनू के पास। तानिया और नीनू आपके साथ जा रही हैं, सामान पैक करके आई हूँ मैं इनका। सुमन उनकी बात काट कर अपनी बोली, मैंने जो पूछा है उस बात का जवाब दो। वो बोली थी और थोड़ा रूड लहजे में बोली थी। आपकी किसी बात का जवाब देने की पाबंद नहीं हूँ मैं, सुमन ने तुंद लहजे में कहा। तुम पाबंद हो, माँ हूँ मैं तुम्हारी, वो आंखें दिखाती बोली, क्योंकि शादी के दूसरे दिन उनकी बेटी का ये रूप उन्हें हजम नहीं हो रहा था। नेहा की भी आप माँ थी, जब उसे जहन्नुम रसीद होते देखती रहीं तो अब इन लोगों के तमाशे में अपने हाथ गर्म ना करें। अब इन लोगों को अपनी लगाई आग में जलने दें, वो दू बदू बोली। इतनी बदतमीज तो तुम कभी ना थी सुमन, जैसी अब हो गई हो। ना ही ऐसी तरबियत की थी मैंने तुम्हारी, मदीना बेगम चिढ़कर बोली थी। ये सारी दुनिया की माएँ इसी लफ्ज़ को लेकर क्यों ब्लैकमेल करती हैं अपनी औलादों को? बस करें, मैं ब्लैकमेल नहीं हो सकती इस तरबियत के नाम पर, सुमन ने निडर अंदाज में कहा। वो अच्छी तरह जानती थी कि उसकी सास ने उसकी माँ को अच्छा खासा सुनाया होगा। आखिर उनको उनके बेटे के सामने बेनकाब करने की जो कोशिश की थी उसने। ऐसी तो नहीं थी मेरी बेटी, मरीना बेगम ने अफसोस से कहा। हाँ वाकई नहीं थी मैं, बस मैंने जिस दिन अपनी बहन की लाश देखी थी ना, तब से आज तक एक रात सुकून से नहीं सो सकी हूँ। जानती हैं क्यों? क्योंकि उस पर ज़रा सी आँच ना आए। स्कूल कॉलेज में उसकी हिफाजत की थी मैंने, पर वहाँ उस पर जुल्म होता रहा और हम चुप रहे। हमारी चुप ने उन जालिमों को शह दी, वरना वो लोग इतने सूरमा नहीं हैं। देख आई हूँ उनके दबदबे को मैं, सुमन ने दुख और अजियत से कहा। वो देखती रह गई, उसके चेहरे को जहाँ कुर्ब ही कुर्ब था। वो कुछ भी समझने के फेस से बहुत दूर जा चुकी थी, ये अंदाज़ा हो गया था उन्हें। क्लब के अंदर आकर वो हैरान रह गए। लड़कियों की ड्रेसिंग और उनकी मर्दों के साथ फ्रैंकनेस ने लम्हों में उसके पसीने छुड़वा दिए। कुछ लोग सोफे पर बैठे जाम पी रहे थे, मर्दों औरतों में कोई तफरीक ना थी। कुछ डांस फ्लोर पर म्यूजिक पर डांस कर रहे थे। वो डांस दो डांस फ्लोर बने हुए थे। एक फ्लोर पर वो लड़कियां थीं जो ना होने के बराबर लिबास में थीं, और इसी तरह के लिबास में मलबूस कुछ लड़कियां ड्रिंक सर्व कर रही थीं, जबकि दूसरे फ्लोर पर लड़के लड़कियां एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले रक्स करने में मगन थे। फोहशपन दोनों तरफ फैला हुआ था। ये तो वाजे था कि कुछ गुलाम औरतें थीं जो ये सब करने पर मजबूर थीं, अपनी मर्जी से बेशर्मी का मुजस्मा बनी म्यूजिक पर थरक रही थी। उसकी माँ उसे सबसे मिलवा रही थी। आज पहली दफ़ा वो अपनी बेटी को इस दुनिया में लाई थी। शी इज़ ब्यूटीफुल निमरा खान, तुम्हारी जगह जल्द संभालेगी, दाऊद सिद्दीकी ने कहा। महानूर महसूस कर रही थी कि उसकी नज़रें कहाँ मरकूज थीं। महानूर ये बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं फिल्म इंडस्ट्री के। महानूर ज़बरदस्ती मुस्कुराहट सजाकर उनकी तरफ हाथ मिलाने के लिए बढ़ा गई, पर दाऊद सिद्दीकी हाथ पकड़कर उसे गले लगा गया। महानूर का दिल चाहा उससे दूर हो जाए, पर माँ की तंबीह याद आई जिसमें उसने समझाया था कि सहूलत से दूर हो जाना, सख्त तासुर किसी को भी मत देना। इसलिए महानूर बर्दाश्त कर गई। नाइमा ने भी शुक्र का सांस लिया उस लम्हे, वरना डर था कि कहीं साद मलिक वाला काम ना करे जो ये उसके साथ कर चुकी थी। महानूर, वो नरमी से मुस्कुराकर उनसे जुदा हुई जो अच्छा खासा उसे खुद में भींच चुके थे। उसी वक्त अलीज़े और रिदा खान आई, और जिस तरह वो दाऊद सिद्दीकी के गले लगी और फिर सोफे पर उसके साथ जुड़ी, महानूर देखती रह गई। देख लो, ऐसे ही ये दोनों टॉप हीरोइंस नहीं बनी, कुछ दो और कुछ लो का हिसाब चलता है यहाँ। ऐसे मनवाते हैं अपना लोहा, कुछ समझी या नहीं? नाइमा ने उसे समझाया। पर मॉम, मुश्किल है ये सब मेरे लिए, महानूर ने टॉप दुरुस्त करते कहा जो कुछ ज़्यादा नीचे हो रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरी जान सब सीख लोगी, पहले इस जाम के कुछ घूंट लो और ज़िंदगी का असल मज़ा महसूस करो। नाइमा ने उसके होंठों से ग्लास लगाया जिसका टेस्ट अजीब था। दिल चाहा उलटते, पर माँ के हाथ से वो पीती चली गई घूंट घूंट करके। उस महफिल में आओ और ये जाम ना पियो, जीने का फ़ायदा क्या फिर? नाइमा हंसी थी, वो भी मुस्कुराई थी ज़रा सा। उसे सर में दर्द सा महसूस होने लगा थोड़ी ही देर में।